नमस्कार मित्रों। मैंने पिछले कई दिनों से और हमारे कई वीडियोज़ में मैंने आपसे निबंध कला क्या है, निबंध लेखन किस प्रकार का होना चाहिए, निबंध का मानक क्या होना चाहिए, कैसे आप एक बेहतर निबंध विकसित करें, इस पर हमने बातचीत की। और विशेष तौर पर मैंने साहित्य पर आपसे चर्चा की, क्योंकि पिछली जो परीक्षा हुई थी 2017 यूपीपीसीएस मेंस की और अन्य परीक्षाओं में भी सामान्यतः साहित्य से संबंधित निबंध लिखने में आप लोगों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा था और इसका प्रभाव आपके परिणाम पर पड़ने की संभावना थी। तो मैंने सबसे पहले इसी चुनौती को सामना करने का निश्चय किया और मेरी कोशिश रही कि आपका कार्य आसान हो। तो पिछले जो वीडियोज़ थे मुझे और आपके जो व्यूज हैं, जो कमेंट्स हैं, वो देख के मुझे लगा कि आप लोगों को सहायता अवश्य प्राप्त हुई है। तो इसी कड़ी में अभी एक संपूर्ण निबंध पर अभ्यास किया जाना बाकी था। ये मैंने आपसे वादा भी किया था और शायद ये आवश्यकता भी है, तभी आप जिस तकनीकी के बारे में मैंने आपको बताया है आप उस पर अपनी बात रख सकेंगे और पूरा लाभ उठा सकेंगे। तो वरना ये वही गति हो जाएगी, पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्तगतम धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, ये दोनों समय पर काम नहीं आते। तो कहीं ऐसा ना हो कि विचार परंपरा में ही यह रह जाए और व्यवहारिक रूप से आप कोई निबंध लेखन ना कर पाएँ। इसी वजह से आज मैंने जिस टॉपिक का चुनाव किया है, आयुष्मान भारत योजना, जो कि सर्वाधिक प्रमुख और महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे की सभी परीक्षाओं में जहां भी आपको निबंध लेखन की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपको अवश्य इस योजना पर लिखना होगा। आपने सुना भी है, जानकारी भी आपको होगी, परंतु निबंध लेखन में किस प्रकार इस योजना को हम लिखें, क्या बातें होनी चाहिए, इस पर मैं प्रयास करूंगा कि आपका मार्ग सहज हो और आसान हो। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि किसी भी निबंध में दो बातें होनी चाहिए कि वो संरचनाबद्ध हो, स्ट्रक्चर्ड हो, विचार हो, उसमें विश्लेषण हो, और दूसरा उसमें सहजता हो, रोचकता हो और आसानी हो। तो सबसे पहली बात ये होनी चाहिए निबंध लेखन में कि हम उसकी एक संरचना का विकास करें, एक ढांचा बनाएं कि कैसे कैसे हमें अपनी बात कहनी है, और ताकि एक क्रम बना रहे, एक प्रवाह बना रहे और पढ़ने वाला उस अनुभूति को करे, जिज्ञासा बनी रहे उसमें। तो देखते हैं कि इस योजना पर अगर कोई भी निबंध लेखन के लिए आता है, आपको आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो यदि कुछ ऐसा निबंध आपको लेखन करने के लिए आए तो आप इस पर कैसे अपनी विचार, भावना और ज्ञान को समेकित करते हुए एक अच्छा निबंध लिखेंगे। तो सबसे पहला कार्य ये है कि आप एक संरचना का विकास करें, क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो किसी भी निबंध में प्रारंभ होता है, प्रस्तावना होती है, इंट्रोडक्शन होता है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। ये एक अच्छी प्रस्तावना पहली दृष्टि में ही परीक्षक को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। मैं आपसे प्रस्तावना पर चर्चा करूंगा। तो किसी भी स्ट्रक्चर का जो पहला बिंदु होता है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना अथवा इंट्रोडक्शन। ये आना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सेगमेंट है, थोड़ा सा समय दीजिए। एक बार पूरी संरचना विकसित हो जाए तो मैं फिर प्रस्तावना पर आपसे बात करता हूँ। प्रस्तावना आप लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? तो जाहिर सी बात है कि योजना क्या है, किसी निबंध में योजना क्या है ये आप बताएंगे। योजना के बारे में जानकारी देंगे, क्या प्रावधान है, क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्यों है।
है ना। PMAJY या आयुष्मान भारत योजना को लाने की आवश्यकता क्यों है, इस मुद्दे पर आप प्रकाश डालेंगे विविध बिंदुओं के तहत। तो 1, 2, 3 पुनः आप बताएंगे कि इसकी क्या विशेषता है, पहले से ये किस प्रकार अलग है, क्या खास है इसमें। क्योंकि जो भी योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाएं जो चल रही हैं, सोशल इंश्योरेंस स्कीम या सामाजिक बीमा योजनाएं जो अलग अलग पृथक पृथक राज्यों में चल रही हैं या पहले जो प्रयास हुआ है, उससे क्या खास और क्या अलग इस योजना में है। तो विशेष बातें, इसकी विशेषता क्या है, ये चौथा महत्वपूर्ण आयाम होगा आपके निबंध का। उसके बाद आप बताएंगे कि प्रभाव क्या है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या लक्ष्य इससे हासिल होंगे, हमारे देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर इस योजना का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव लाने में ये सक्षम हो पाएगी, इस बात को हम बिंदुवार स्पष्ट करेंगे। उसके पश्चात आप बताएंगे कि इस योजना में चुनौतियां क्या क्या हैं। चुनौतियां क्या हैं, है ना। फिर इसके पश्चात आप बताएंगे कि इसमें और क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है या समाधान की दिशा क्या हो सकती है, समाधान की दिशा क्या हो सकती है, इस पर आप बताएंगे। और अंततः आप निष्कर्ष पर जाएंगे। मैं 8वां बिंदु ऊपर लिख दे रहा हूं, जिसे आप जानते भी हैं, निष्कर्ष पर आप जाएंगे। और इस प्रकार मेरे विचार से इन 8 भागों में ये पूरी आयुष्मान भारत योजना बटी होनी चाहिए। और जब आप इसका अनुपालन करेंगे अपने निबंध लेखन में, तो आप देखेंगे कि एक क्रम बना रहेगा आपको, और इससे कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और जिज्ञासा भी कायम रहेगी परीक्षक की या एग्जामिनर की, और आपको स्वयं निबंध लेखन में इसमें सहजता होगी, आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं अलग अलग बिंदुओं पर कि इसमें क्या कैसे लिखा जाना चाहिए। कंटेंट के लेवल पर जो विषय वस्तु है वो बिंदु आपके अपने भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। मैं आपको एक प्रारूप के जैसा इसको बताऊंगा, तो अपनी तरफ से भी आप स्वतंत्र होंगे जोड़ने के लिए इसमें। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रस्तावना। बेहद महत्वपूर्ण अंग होता है किसी भी निबंध का। जो प्रारंभ होता है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है प्रस्तावना। इस पर बड़ी भ्रम की स्थिति है। कई बार लोग प्रस्तावना का मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि कुछ भी लिखते चले जाओ तो वही प्रस्तावना होगी। टॉपिक आया तो सामान्यतः लोग आयुष्मान भारत योजना क्या है वहीं से शुरुआत कर दिया और प्रारंभ जो है इसकी प्रस्तावना हो गई। वास्तव में ऐसा नहीं है। किसी भी निबंध का जो प्रारंभ होता है, इंट्रोडक्शन होता है, वह वास्तव में आपके द्वारा चुने गए विषय की महत्ता को स्पष्ट करता है। मतलब आप परीक्षक को ये बताइए कि कई सारे बिंदुओं में से, बहुत सारे टॉपिक्स में से आपने इसी को क्यों चुना है निबंध लेखन के लिए। किसी भी इंट्रोडक्शन में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आज इस मुद्दे को हमने नहीं उठाया होता तो कोई क्रांति हो गई होती, कोई ऐसा परिवर्तन हो गया होता, कोई बड़ी उथल पुथल हो गई होती जिससे कि समस्या खड़ी हो जाती। तो आपको कुछ इस तरह से इस बात को सिद्ध कर देना है अपनी प्रस्तावना में कि इस टॉपिक का चयन अत्यंत आवश्यक, अनिवार्य और आपात था। यही कारण है कि
इस निबंध का हमने चयन किया है। लक्ष्य आप समझ पा रहे होंगे, उद्देश्य क्या है कि आपको टॉपिक सिलेक्शन की भी तार्किकता को सिद्ध करना है कि क्यों हमने आयुष्मान भारत योजना पर ही निबंध लिखना चुना है या सुनिश्चित किया है। कुछ और लिख देते, बहुत से ऑप्शन और विकल्प दिए हुए थे, तो आपने इसी का चयन क्यों किया। और इस बात को आपको तार्किक रूप से प्रूफ करना होगा, मतलब आप कुछ ऐसा बताएं जो कि लगे कि हाँ सच है, वास्तव में ये बात बड़ी ज़रूरी थी एड्रेस करना, इसको बताना सचमुच ज़रूरी था। तो आप कुछ ऐसे बिंदु उठाएंगे जो कि आपकी बात को प्रूफ करेंगे कि आयुष्मान भारत योजना पर विचार किया जाना, बात किया जाना क्यों आवश्यक था। और उसके पश्चात आप प्रस्तावना में आगे के निबंध में किस दिशा में आप मंथन करने जा रहे हैं उसके थोड़े से संकेत दें। प्रस्तावना का ये सबसे सहज रूप है जो मैंने आपको बताया है। एक डेमो इसका लेते हैं, तब ये बात और ज़्यादा स्पष्ट होगी। मैं जो कहना चाहता हूँ कि कैसे आयुष्मान भारत योजना की प्रस्तावना लिखी जानी चाहिए। तो आप इसको शुरुआत कर सकते हैं इस प्रकार से, जहाँ तक मेरा मानना है कि 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आयुष्मान भारत योजना की घोषणा कर रहे थे, तो शायद बहुत से लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि यह योजना भारतीय सामाजिक व्यवस्था में, भारतीय सामाजिक आर्थिक जीवन में किन बदलावों को जन्म देने जा रही है। एक झटके में भारतीय जनता के 40% लोग एक ऐसी सुरक्षा घेरे में, एक ऐसे सुरक्षा तंत्र के दायरे में आ गए जिसके बाद से शायद उनके जीवन का संपूर्ण विकास और उनके जीवन की जो स्वास्थ्य संबंधी, शारीरिक विकास संबंधी जो चिंताएं हैं वो एक झटके में समाप्त हो गईं, क्योंकि उन चिंताओं को लेने के लिए अब एक ऐसी महत्वाकांक्षी छतरी, महत्वाकांक्षी योजना आपके पास थी। तो ऐसी स्थिति में आयुष्मान भारत योजना क्या है, उसके महत्व को समझने के लिए उसके विविध पहलुओं को जानना जरूरी है। ये योजना इसलिए भी आवश्यक थी क्योंकि देश का एक ऐसा तबका है जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में अगर मित्रों, यदि हम ये कल्पना करें कि उसे कोई स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो जाती है, हृदय की समस्या हो जाती है, डायबिटीज की समस्या, कुछ और ऐसी बीमारी हो जाती है, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा। इन विषद परिस्थितियों में ये विषद परिस्थितियां हमें यह विवश करती हैं, मजबूर करती हैं कि आयुष्मान भारत जैसी योजना को देश में लागू किया जाना चाहिए। यही कारण है कि आज इस योजना के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभावों का आकलन किया जाना आवश्यक है और इसे सफल बनाए जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। तो एक निबंध की प्रस्तावना या प्रारूप ऐसा हो सकता है कि योजना को हमने टॉपिक क्यों चुना है, क्योंकि योजना ही ऐसी है। बहुत योजनाएं चल रही थी, लेकिन इस योजना का वेटेज ये है। मैं आपको बताऊं कि प्रारंभ के लिए कई तरह के प्रारूप प्रचलित हैं। जैसे नाटकीय शुरुआत करने की परंपरा रही है। इंट्रोडक्शन में नाटकीय शुरुआत का मतलब होता है कि आप जैसे कोई घटना अचानक से सामने रखें कि, और उस घटना के बाद गांधी जी अचानक जब गांधी जी ने न्यायालय में जब मना कर दिया कि नहीं मुझे सज़ा दो, तो उसके बाद सारी अदालत सन्नाटे में रह गई। पहली बार अंग्रेजों ने ये देखा कि किसी ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। कुछ ऐसी घटना से अचानक से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए और फिर आप उसकी व्याख्या करते चलें, और वहीं से भारत में सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। इस प्रकार की प्रस्तावना जो होती है वो नाटकीय कहलाती है। तो नाटकीय प्रस्तावना भी लिखने का एक परंपरा रही है, एक तरीका रहा है। तो वैसा भी आप लिख सकते हैं, किंतु हो सकता है कि आप ये बेहतर प्रयोग ना कर पाएँ। तो सबसे आसान मैंने आपको यही बताया है कि आप उन कुछ परिस्थितियों का वर्णन करें जिससे कि
आप कुछ उन परिस्थितियों का वर्णन करें जिससे कि आपको ये पता चले कि वास्तव में ये बड़ी गंभीर स्थिति हो गई थी। वास्तव में ये बड़ी गंभीर स्थिति हो गई थी जिसकी वजह से आपको ये योजना, आयुष्मान भारत योजना लागू करना पड़ा है। बड़ी अनिवार्य आपात परिस्थितियां थीं। और तो प्रस्तावना का एक प्रकार है नाटकीय प्रस्तावना। नाटकीय, यह किसी घटना से चालू होती है। गांधी जी और चंपारण कुछ ऐसा भी आप शुरू कर सकते हैं। कोई ऐसी घटना उठाएं और फिर उसको आयुष्मान भारत योजना से जोड़ें। अपना तरीका है आपका, ये मैंने आपको एक तकनीकी बताई है। दूसरा व्याख्यात्मक, कुछ लोग व्याख्यात्मक लिखते हैं। व्याख्यात्मक में क्या होगा कि सीधा आप आयुष्मान भारत योजना क्या है उसके प्रावधान से ही प्रारंभ करें। सर इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं नाटकीय वाले के? नाटकीय वाले का एक उदाहरण जैसे गांधी जी, आप इस घटना से उल्लेख करें कि गांधी जी न्यायालय में न्यायाधीश ने पूछा कि क्या आपने कानून तोड़ा है, कि आप क्या माफ़ी के लिए तैयार हैं, माफ़ी मांगते हैं आप अपनी गलतियों पर। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, अगर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं तैयार हूं, मुझे मेरे अपराध के लिए सज़ा दी जाए, किंतु मेरा ये दायित्व तो है कि मैं अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करूं। तो आप ऐसी कोई घटना बता सकते हैं। माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इतना कहने के साथ ही पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया और यही विवेकानंद थे। कुछ ऐसी घटना आप उठाएं जहां से कि अचानक से अटेंशन जाए, ध्यान जाए। या आप उड़ीसा के खैर लांजी में जब भूख और अस्वास्थ्य की वजह से मरने की घटना सामने आई तो हर कोई सिहर गया। कुछ ऐसी शुरुआत भी आप बता सकते हैं कि अचानक से ध्यान आकर्षित करे। तो ऐसी घटनाएं, बोलागीर, उड़ीसा, ऐसी घटनाएं, अभी रेड होल माइनिंग हुई मेघालय में, तो आपकी जोड़ने की क्षमता पर है कि मेघालय के अंदर जो रेड होल माइनिंग या खदानों में जो 125 मजदूरों की मौत हो गई, तो ये घटना हमें इस अनिवार्यता की ओर संकेत करती है कि कम से कम एक न्यूनतम व्यवस्था, क्या चिंता रही होगी आखिर उन्हें ऐसी 160 फीट नीचे जमीन के अंदर जा करके और 36 सुरंगों के अंदर जाके खुदाई करने की क्या अनिवार्यता रही होगी। शायद उनके बच्चों का स्वास्थ्य, शायद उनके बच्चों की भूख, उनके परिवार की बीमारियां ही रही होंगी। मित्रों, कोई अपनी खुशी से 160 फीट नीचे जमीन के अंदर जाके कोयले की खुदाई नहीं करना चाहता होगा। कोई तो मजबूरी रही होगी। क्या होगी? यही स्वास्थ्य रहा होगा, यही बीमारियां, किसी के परिवार में कोई बीमार रहा होगा, किसी की भूख की तकलीफ रही होगी। अपना जीवन कोई सहज संकट में नहीं डालता। आप ऐसी कोई शुरुआत कर सकते हैं नाटकी की। और मैंने बहुत प्रासंगिक उदाहरण आपको दिए हुए हैं। आप मेघालय की रेड होल माइनिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप कुछ ऐसी शुरुआत करेंगे तो ये परिस्थितियां हमें मजबूर करती हैं कि कोई ऐसी योजना होनी चाहिए हमारे पास जो कि हमारे स्वास्थ्य को, हमारे जीवन को, न्यूनतम आवश्यकताओं को कम से कम न्यूनतम परिस्थितियां प्रदान करे। और उसी का ये समाधान था जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आयुष्मान भारत योजना की घोषणा कर रहे थे। तो इस योजना ने एक झटके में उन सब चिंताओं का समाधान किया है। जैसे जैसे योजना लागू होते जाएगी, पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि शायद मजबूर होकर के, विवश होकर के लोगों को इस तरह की रेड होल माइनिंग या इस तरह की खदानों के अंदर या और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। और साथ ही देश की एक बड़ी आबादी स्वस्थ रूप से जो है उत्पादकता में देश की योगदान दे पाई। आप कुछ ऐसी प्रस्तावना लिखें। ऐसी, मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना का मतलब कुछ भी नहीं होता है। प्रस्तावना ऐसी हो जो आपके विषय को रिफ्लेक्ट करे, उसकी आपातकालीन परिस्थिति को, उसकी अनिवार्यता को महसूस करा दे एग्जामिनर तक, वही प्रस्तावना होती है।
सिंपल व्याख्या करते चले जाएंगे। किसी के पास मित्रों वक्त नहीं होता है, एग्जामिनर के पास हज़ारों कापियाँ होती हैं, नहीं कुछ 200-300 कापियाँ भी हों, अगर आपको चेक करने के लिए आप स्वयं महसूस कीजिए 1 2 3 4 5 के बाद सीधे अटेंशन ख़त्म हो जाता है, ध्यान खत्म हो जाता है। मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको कि यही अनुभूति होती है। 10 20 50 उत्तरों के बाद में इच्छा नहीं होती कि अगला उत्तर भी पढ़ा जाए। तो आपको ऐसे में अपना ध्यान खींचना होगा, परीक्षक तक ले जाना होगा, कोई नई बात, कोई नई चीज़, कोई नई घटना, कोई नई अनिवार्यता जैसे ही आप जोड़ेंगे, निबंध आपका बेहद प्रभावशाली प्रारंभ की ओर अग्रसर होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप प्रस्तावना को समझ गए होंगे कि इसका महत्व क्या है, क्या वेटेज है इसका, इंट्रोडक्शन का। पूरे निबंध में एक अच्छी शुरुआत आपकी, वैसी ही जैसे क्रिकेट में कोई पारी की शुरुआत होती है, ओपनर्स की जो भूमिका होती, ठीक वही आपका इंट्रोडक्शन भी है। इसलिए इसको व्यर्थ न गंवाएं। समय और स्थान जितना भी महत्व बनता है आपके निबंध में, इसमें एक भी शब्द फालतू ना प्रयोग करें। कसी हुई, बंधी हुई प्रस्तावना ही आपके लिए अंकदायी होगी। तो इस दिशा में अभ्यास करें। एक शुरुआत में ये समस्या हो सकती है, लेकिन 10-20 प्रस्तावना का अगर आप लेखन करते हैं और अभ्यास करते हैं तो अपने आप उदाहरणों को कोरिलेट कर पाएंगे, एक अच्छी प्रस्तावना आप लिख पाएंगे। तो प्रस्तावना में 3 बातें अवश्य होनी चाहिए। क्या? विषय की अनिवार्यता, स्पष्ट करें क्यों आपने इसका चयन किया, ये आपकी चयन की लॉजिक को बताएगा, चयन के पीछे का तर्क। दूसरा, उसके महत्व को बताते हुए बताएं, और तीसरा, आगे की दिशा का भी उल्लेख कर दें। निबंध में प्रारंभ संकेत करता है आगे, यानी संकेत को बताएं आप कि क्या लिखने जा रहे हैं, आप कैसे विश्लेषण करना चाहेंगे आप, है ना। तो आप इसको बताएं जो है प्रारंभ में। 2-3 बातें होनी चाहिए। आप जितना समय आपके पास हो, 4 पंक्तियां लिख सकते हैं, 4 लाइनें लिख सकते हैं, एक छोटे पैराग्राफ में इतनी बातें आपकी हो जाएंगी। धीरे धीरे अभ्यास से आप सध जाएंगे, इस पर सहज हो जाएंगे, और इसके बाद आपका प्रारंभ अच्छा होगा। जब कोई चारा ना बचे तो आप व्याख्यात्मक भी लिख सकते हैं। ऐसा होता है कई बार, हमारे पास कोई अच्छा उदाहरण नहीं होता है, तो उसमें भी फिर आप उस प्रकार से भी बता सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना आप क्या है। आयुष्मान भारत योजना भारत के गरीब और से गरीब, वंचित से वंचित वर्ग के लिए, जिसके पास कोई सुख साधन की सुविधाएं नहीं हैं, जिसके पास न्यूनतम साधन भी नहीं है अपने जीवन को संभव बनाने के लिए, उन लोगों के लिए लागू की गई है। और इस योजना का उद्देश्य उन लाखों वंचित वर्ग के लोगों तक सुरक्षा का दायरा पहुंचाना है, ताकि वो अपने भौतिक, मानसिक और नैतिक विकास को समग्र कर पाएँ और अपने जीवन के लिए इच्छित मोक्ष प्राप्त कर पाएँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो अवधारणा है भारतीय परंपरा में, निबंध का मजा यही मित्रों, दूसरे तरफ से भी जोड़ें कि जीवन में जो चारों पुरुषार्थ हैं उनकी प्राप्ति बिना शायद इस योजना के संभव नहीं हो पाती, अधूरा है जब तक कि यह योजना ना आए। कुछ ऐसा भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए यह योजना चालू की गई है। योजना का में 5 लाख तक का जो प्रावधान है उसको आप बताते हो ऐसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप बाकी स्ट्रक्चर हमारा वैसे ही फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत जब कोई चारा ना भी बचे तो आप इसका भी सहारा ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ख़राब प्रस्तावना है, अच्छा है, लेकिन और प्रभावी आप दूसरी शैलियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। और ज़्यादा, कम से कम मिनिमम इतना करें कि तार्किक रूप से यह सिद्ध हो जाए कि ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप इतना पालन कर पाते हैं तो प्रस्तावना आपकी काम की हो जाएगी। काम की मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लिखने के लिए आप कुछ भी लिख देंगे, परंतु जो हिट कर जाए, जो प्रभावित कर दे, वही चीज़ आपके लिए अंकदायी सिद्ध होगी, आपके निबंध को अलग बनाएगी। तो जैसे ही आप अपने विषय के पीछे कुछ तर्क का प्रयोग करेंगे कि ऐसा था,
वैसे ही दहेज हत्या पर आप लिख रहे हैं तो बताइए कि दहेज के मामले में ऐसी घटनाएं आ रही हैं, ऐसा हो रहा है। प्रतिदिन हम अखबारों में जब जलाए जाने की घटनाएं सुनते हैं तो हमारा मन मजबूर हो जाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। तो ऐसा कुछ आप जैसे ही बताते हैं तो लगता है हाँ सचमुच में इस पर लिखे जाने की ज़रूरत थी। तो मैं समझता हूँ कि प्रस्तावना आप लिख पाएंगे, अभ्यास करें, और जितना अभ्यास करेंगे, निबंध एक कला है और कला के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्वयं जीना पड़ता है। इसको विज्ञान, तकनीकी, गणित, सिद्धांत में है कि आप से समझ सकते हैं, लेकिन कला के मामले में आपको स्वयं उतारना होगा। तो इसका अभ्यास आप करें और आप बाकी समस्याओं से हमें अवगत करा सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास है हमारे चैनल का कि आप तक चीज़ें सिलसिलेवार ढंग से, क्रमबद्ध रूप से पहुँचें और सबका आप अभ्यास करते रहें। तो ये प्रयास है। तो आगे चलते हैं, कंटेंट पर चलते हैं, योजना की विषय वस्तु पर आगे चलते हैं अपनी संरचना अनुसार। तो मित्रों, अपनी संरचना के अनुसार हम लोग सबसे पहले चलते हैं। योजना है क्या, आपने सामान्य अध्ययन और तमाम विषयों में पढ़ा होगा। योजना में जो प्रमुख प्रावधान है कि यह एक सामाजिक स्वास्थ्य बीमा योजना है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह एक इंश्योरेंस स्कीम है, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा योजना। सामाजिक स्वास्थ्य बीमा योजना में आप जानते हैं कि यह एक बीमा कवर होता है। जैसे निजी बीमा कंपनियां होती हैं स्वास्थ्य के लिए, तो यह सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है जिसमें 60% भागीदारी केंद्र सरकार की है, 60% केंद्र सरकार और 40% राज्यों की भागीदारी होगी, राज्यों की। तो यह एक वैसी योजना है। दूसरा, इसमें 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा होगी जो लोग इसके लाभार्थी होंगे, इसके दायरे में आएंगे। और तीसरा, इससे 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है, भारत के कुल जो लोग हैं उनमें से। तो ये इस योजना के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं, आप भी जानते होंगे, यह फिर भी निबंध लेखन में मैंने आपको बताया है। तो ये मुख्य प्रावधान है आयुष्मान भारत योजना के। बजट में भी इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने लाल किले से अपने भाषण में इस योजना को पुनः जो है घोषित किया और स्पष्ट किया। तो हम इसे वहीं से प्रारंभ मानते हैं, उनकी उद्घोषणा के पश्चात से ही। तो ये आयुष्मान भारत योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों तक पहुंचाना है, स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे को, सिक्योरिटी को उन लोगों तक पहुंचाना है जिन्हें अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि स्वास्थ्य की कोई गंभीर स्थिति उनके जीवन की तमाम आशाओं को समाप्त कर दे। शायद इसीलिए यह योजना इस रूप में प्रारंभ की गई है सरकार के द्वारा, हमारे शासन के द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि आयुष्मान भारत योजना को प्रारंभ करने की क्या आवश्यकता थी। बहुत सी योजनाएं देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और तमाम योजनाएं पहले से ही चल रही थीं। तो क्या इस योजना की आवश्यकता थी? तो हम देखते हैं किन परिस्थितियों ने यह अनिवार्य बना दिया था। लैंसेट पत्रिका की रिपोर्ट में 195 देशों के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 145वीं थी। आप समझ सकते हैं इसमें जो शीर्ष पर होगा उसकी स्थिति बेहतर होगी। 145वें नंबर पर हम आते हैं अपनी बेसिक जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं नागरिकों को प्रदान करने के मामले में। कितनी विशद स्थिति है इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। हमने आपको बताया था कि तथ्यों का भी 40% महत्व है, तो उनका भी उपयोग किया जाना चाहिए, खास तौर पर इस प्रकार के निबंधों में। तो 145वीं हमारी रैंक है। और सांस से संबंधित बीमारियों में विश्व भर में सांस से प्रभावित लोग जिनको श्वास संबंधी बीमारियां हैं उसका 32% लोग भारत में ही रहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये भी एक डरावनी परिस्थिति है। भारत की 63% आबादी को एक आकलन के अनुसार अभी भी किसी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा तंत्र नहीं प्राप्त है या सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य दायरे में नहीं आते हैं जिससे कि निश्चिंतता का अनुभव कर सकें।
और आज के समय में पहले कुछ बीमारियां विशेष तौर पर मानी जाती थी कि ये शहरों में ही होती हैं, ये गांव में ही होती हैं, गांव के लोग सर्दी खांसी बुखार जुखाम या संक्रामक बीमारियों से हैजा इस तरह से प्रभावित होते हैं, जबकि शहरी जीवन शैली की बीमारियों में डायबिटीज, हार्ट पेशेंट और इस तरह से हृदय दिल की बीमारियां मानी जाती थीं। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। जो वर्तमान आंकड़े और अनुमान और सर्वेक्षण आ रहे हैं उससे गांवों में भी इन बीमारियों के प्रचलित होने का पता चलता है। तो ऐसी परिस्थिति हमें यह विवश करती है, यह अनिवार्य करती है कि एक ऐसी सुरक्षा योजना अवश्य होनी चाहिए ताकि वंचित से वंचित तबका भी, न्यूनतम या हीन साधनों से युक्त वर्ग भी, जनता भी उन गंभीर बीमारियों की चपेट में यदि आ जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि सारे रास्ते, सारे मार्ग बंद हो जाएं, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। बहुश्रुत उक्ति है, आप जानते हैं, लेकिन प्रयोग करें। ऐसा नहीं कोई बात जानते हैं तो उसका प्रयोग ना करें एकदम नई बात लिखने के चक्कर में। आपको वही लिखना है। हो सकता है कुछ बातें मेरे पास नवीन हो, नहीं याद आए तो आप परेशान कदाचित ना हो, आप अपनी सामग्री का प्रयोग करें। तो कम से कम ऐसी चीज़ें तो आपके पास होंगी ही। मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है। हमारे यहाँ जो त्योहारों पर साफ सफाई की परंपरा है, जो स्वास्थ्य हाइजीनिक परिस्थितियाँ बनाने की परंपरा है, वो क्या है? वह वास्तव में बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का ही प्रयास रहा है। तो आप इन चीज़ों का भी प्रयोग करें। तो कभी गांव जो अपने स्वयं के एक तंत्र पर निर्भर रहा करते थे, ऐसे आप चीज़ों को बताएं। जहां हर आंगन में एक नीम का पेड़ होता था, जहां पीपल होता था, जहां उसकी निपकौली से, जहां उसके फल के जैसे, जहां उसके सूखे पत्तों से ही बहुत सारी चीज़ें नियंत्रण में आ जाया करती थी, आज उन्हीं गांवों में हृदय रोग, मधुमेह जैसी बीमारियां भी फैल रही हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि इस प्रकार की जो क्रॉनिक डिसीज हैं, जो गंभीर बीमारियां हैं, वो जीवन के समस्त विकल्पों का द्वार बंद कर दें। इसलिए आयुष्मान भारत योजना को लाया गया है हमारे बीच में। तो आप समझ पा रहे होंगे क्या अंदाज होना चाहिए लेखन का। योजना कितना भी गंभीर विषय हो, इसे सरल बनाएं अपने जीवन से, अपने अनुभव से, आसपास से। हर गांव की निपकौली, हर गांव का नीम का पेड़ जो भूमिका अदा किया करता था, आज शायद वो नीम का पेड़ सक्षम नहीं रह गया है हमारी उन गांव के लोगों की, उन गरीबों की, उन साधनहीन लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में। ज़रूरत है अब उससे भी थोड़ा आगे बढ़ने की, उसे भी सहायता पहुंचाने की। तो इसलिए आयुष्मान भारत जैसी योजना आवश्यक है। आप समझ पा रहे होंगे किस अंदाज में और कैसे लिखना है। कहा जा रहा है कि भारत इस समय ट्रिपल बर्डन से, आप ऐसे शब्द भी लिख सकते हैं हिंदी में देवनागरी में, ट्रिपल बर्डन। क्या है ट्रिपल बर्डन? तो ट्रिपल बर्डन में एक तो संक्रामक रोग फैल रहा है। आप जानते हैं जीव विज्ञान में आपने पढ़ा 2 प्रकार की बीमारी होती है, संचारी रोग, असंचारी रोग। संक्रामक बीमारियां, असंक्रामक बीमारियां। तो भारत एक तो संक्रामक बीमारियों से प्रभावित है, वंचित वर्ग। दूसरा असंक्रामक बीमारियां भी हो रही हैं। और तीसरा जो आय की विषमता है वो भी बढ़ रही है। तो इस प्रकार के ट्रिपल बर्डन से भारत प्रभावित हो रहा है, तीनों तरह की समस्याओं से। तो भारत को आयुष्मान भारत जैसी योजना की आवश्यकता प्रतीत होती है, इसे हमें बताया जाना चाहिए। तो आप इन तथ्यों को अपने पारंपरिक जो ज्ञान है उससे जोड़ते हुए जब बताएंगे कि आयुष्मान भारत योजना क्यों आवश्यक है, जब हमारी परंपरागत तरीके भी आज पर्याप्त नहीं सिद्ध हो रहे हैं या उन परंपराओं से ही कहीं ना कहीं हमारा कूच हुआ है, तो इसलिए भी हमें इसकी आवश्यकता है। तुलसी का पेड़, नीम का पेड़ जो हर घर आंगन में हमारे यहाँ लगाया जाता था, वो इस बात को रेखांकित करता है कि हमारे समाज में स्वास्थ्य को लेकर के कितनी जागृति थी। तुलसी पूजनीय थी, क्या वजह थी? हर घर का आंगन जो है तुलसी को आराध्य। कहीं ना कहीं हमारी चिंतना में वो बातें मौजूद थी कि स्वास्थ्य कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है।
उसी देश में, उसी परंपरा में शायद आयुष्मान भारत योजना भी एक तुलसी का पेड़ है, एक नीम का पेड़ है। आप कुछ ऐसा लिखें, मैं बताना चाहता हूँ। तो वो नीम का पेड़, वो तुलसी ही है जो इस नए रूप में अवतरित हुई है, जिसकी आवश्यकता थी। शायद एक और तुलसी की आज ज़रूरत थी। तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। मैं जो आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, मैं समझता हूं आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसा कुछ आप करके लिखें कि इसकी आवश्यकता क्यों है। वही बातें हैं और किस अंदाज में कहनी है। आपने देखा कि ये तथ्य भी आपको बता देना है और पुरानी बातें भी बता देनी। तो कितना निबंध बहुत आसान और रोचक लगने लगेगा और आपकी सृजनात्मकता की परतें भी खोलेगा। एग्जामिनर देखेगा कि हाँ, इसने तो वास्तव में बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात भी कही है और तथ्यों का प्रयोग भी किया है। रोचकता भी आ जाएगी, है ना। आप गीत वगैरह भी लिख सकते हैं, मैं तुलसी तेरे आंगन की, इसका भी प्रयोग हो सकता है। पुनः बहुत जटिल चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। गीत है, आप कह सकते हैं जब मैं तुलसी तेरे आंगन की बात हो रही थी तो वहाँ पर आयुष्मान भारत जैसी योजना सहज ही याद आ जाती है ना। तो कुछ ऐसा आप इसको मिक्स करके लिखें, बहुत अच्छा निबंध आपका बनेगा, यकीन मानिए। उसके पश्चात आप आए, विशेषता क्या क्या खास है। आवश्यकता तो ये थी, उसके बाद इस योजना की विशेषता क्या है, क्या विशेष है इसमें। ऋग्वेद में कहा गया है मित्रों की ऋत से प्रार्थना की गई कि हमें शक्ति दो, ज्ञान दो, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाओ, पुष्ट बनाओ, मजबूत बनाओ, ताकि हम स्वस्थ चिंतन कर सकें, ताकि हम एकत्व का अनुभव कर सकें। तो स्वास्थ्य पर कितना जोर दिया गया है हमारी परंपरा में। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, आपने भी पढ़ रखा होगा, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ आपको। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी निरोग रहें, सभी सुखी रहें। क्या है ये कल्पना? एक बेहतर स्वास्थ्य की ही तो कल्पना है कि नहीं? एक अच्छे स्वास्थ्य की ही तो कामना है। तो ऐसी स्थिति में आयुष्मान भारत योजना क्या देती है? आयुष्मान क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः है। आयुष्मान का अर्थ ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर किसी की आयु जो है सुखी हो, समृद्ध हो, सशक्त हो। वही सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है 21वीं सदी के भारत का। तो क्या विशेषता है इस योजना की? तो विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक बीमा योजना होने जा रही है। ये लागू हुई है पूरे विश्व की सोशल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इतने बड़े पैमाने पर किसी भी राष्ट्र में अभी तक नहीं लागू की गई है। आप बता सकते हैं कि ओबामा केयर एक स्कीम थी जिसकी बड़ी चर्चा थी, तो उस रूप में इसे भी मोदी केयर करके जाना जा रहा है, आयुष्मान भारत योजना को भी। लेकिन ये भी सत्य है कि ये विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका की लाभ हमारे भारतीय परिवारों को मिलने जा रहा है। इससे तमाम तरह के जो इलाज हैं, महंगे इलाज, वो भी किफ़ायती दर पर प्राप्त होंगे। दूसरा है कि 10,000 अस्पतालों का नेटवर्क एक तैयार होगा इस योजना से। और एक महत्वपूर्ण बात है कि यह योजना एंटाइटल्ड बेस है। इंग्लिश का, अंग्रेजी भाषा का शब्द है एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड का मतलब है जो लोग पात्र हैं, इसके जो योग्यता रखते हैं पहले से ही, सिर्फ उन्हीं लोगों तक इस योजना का लाभ मिलेगा। ये नहीं कि हम भी एप्लीकेशन लेके चले जाएं, आप भी आवेदन कर दें, बट रहा है लाभ, जो ले सके लूट सके तो लूट, ऐसा कुछ नहीं है इस योजना में। ये योजना तय है। और कैसे योजना के लाभार्थी कौन होंगे? तो योजना सामाजिक आर्थिक जनगणना जो कराई गई थी भारत सरकार के द्वारा, उसके आंकड़ों पर आधारित है। मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं या नहीं, आप लोग इसको चेक कर लेंगे। 2007 में संभवतः यह जनगणना कराई गई थी, या उसके बाद भी इस वर्ष आप चेक करेंगे। सामाजिक आर्थिक जो जनगणना कराई गई थी, उसके आधार पर, उन आंकड़ों के आधार पर ही यह योजना तय की गई है। इसका मतलब है कि अभी जो इसके लाभार्थी हैं वो पहले से ही तय कर लिए गए हैं, फिक्स कर लिए गए हैं। नए सिरे से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये एंटाइटल्ड बेस है। तो इस रूप में इसके लाभार्थियों की पहचान भी हो चुकी है, जो कि सभी बहुत सी योजनाओं में समस्या होती है कि लाभ क्यों ना आएगा, कौन इस योजना के दायरे में आएगा। यहाँ कम से कम ये समस्या नहीं है। तो इस योजना की ये एक बहुत बड़ी खासियत है, विशेषता है। तो इस विशेषता के बारे में आप बताएं कि योजना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना अहम है।